प्लीज चैप्टर 16 पेज नंबर 244 तो 200 पेज का वर्क है, मेरे में तो 442 है। चलो चैप्टर 16 के अंदर अब तुम्हारा बायबैक का मतलब हमको पता है ना, बायबैक क्या होता है? जब कंपनी वापस खरीद लेती है जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है, तो जब मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स वापस क्यों खरीद सकती है, क्यों खरीदती है? जब उनके पास सरप्लस फंड्स हो, वन ऑफ द रीजन सरप्लस फंड्स हो या शेयर होल्डिंग घटानी हो, मतलब दूसरे बंदों की कंट्रोल्स हो, वो अपने हाथ में लेना है। main अगर जो बहुत बंदे हैं वो चाहते हैं कि हमारे हाथ में और कंट्रोल है। ज़्यादा कंट्रोल है, हम चाहते हैं कि कोई और बंदा बाहर पब्लिक से अपने शेयर्स को अक्वायर ना कर ले। बहुत सारे तरीकों में, हाँ, सो बहुत सारे तरीकों में हम लोग बायबैक करते हैं कि क्रिएट अ डिमांड, या तो अपने ओवर प्राइसेस पर आप शेयर्स देते हो। ये हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, वी हैव रेड अबाउट इट यहाँ तक, ठीक है। शेयर्स के प्राइसेस बढ़ाने हो। तो अब बायबैक का हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली हम बायबैक करने के वाले हैं। अब इधर एक चीज़ का जो आपको मेनली यहाँ पर ध्यान देना है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा इंट्रोडक्शन का बस इतना मार्क कर लो कि कुछ नहीं, द टर्म बायबैक इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय कंपनी। दिस फैसिलिटी enables the company to go back to the holder of its own shares or securities and make an offer to purchase such shares or securities from them। बढ़िया। एक ना चीज़ बायबैक मीन्स कई बार लिखा नहीं हुआ, बाकी इन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है, मैं लिखवा रही हूँ, लिख लो प्लीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स लिखा हुआ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक इज अ प्रोसेस where a company purchases नहीं, मैं तो सिक्योरिटीज मीन्स द कंपनी ये खुद खरीद गई कंपनी, वो सब ठीक है, जो आगे की लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। मीन्स द कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स एंड एक्सटिंग्विशिंग द सेम। एक्सटिंग्विश मतलब इंटायरली खत्म हो जाता है, कंपनी की होल्डिंग घट जाती है, ठीक है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल घट जाता है। एंड एक्सटिंग्विशिंग द सेम बिफोर द नेम ऑफ द कंपनी is entered in the register of members। पॉइंट समझ में आया? हमने यहाँ पर क्या बोला एग्जैक्टली कि हम बायबैक, कंपनी जो है बायबैक क्यों कर रही है, क्योंकि वो सारे लोगों से शेयर्स खरीदना चाहती है। इफ इट इज बाइंग द शेयर्स, इट इज नॉट हैविंग द शेयर्स इन इट्स ओन नेम, वो खत्म ही कर रही है उसकी होल्डिंग, ठीक है। हम वहाँ पर उस तरीके से जब भी हमने बोला है कि अच्छा हाँ हमें अपनी होल्डिंग बढ़ानी है या उनकी होल्डिंग घटानी है, हम अपनी होल्डिंग बढ़ा कैसे रहे हैं, अपनी होल्डिंग एक्चुअली नहीं बढ़ा रहे, अपनी होल्डिंग उनकी होल्डिंग घटा रहे, इसलिए हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? अपने हम लोग अपना नाम, कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आएगा। बायबैक हो गया तो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। तब नेक्स्ट वाला तुम्हारा इंट्रोडक्शन का थर्ड पैराग्राफ। सिमिलरली बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज is a corporate financial strategy which involves repurchase of its outstanding shares by the company। Clarity? बताओ यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया किसी को तो? There are generally two ways a company can return cash to its shareholders। पहला डिक्लेरेशन डिविडेंड या तो बायबैक। बढ़िया। बाकी के पैराग्राफ्स में ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर लिखा हुआ है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑब्जेक्टिव्स, अभी की ऑब्जेक्टिव को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पहला तुम्हारा क्या है, टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सेबी। ठीक है, ये SAST क्या था याद करो, कुछ है? फर्स्ट वाला ऑब्लिगेशन सस्टेनेबल हम लोग याद है पढ़ा था जब स्टार्टिंग में एक जगह पर, अच्छा तुमने नहीं पढ़ा पर मिनिमम पब्लिक होल्डिंग हमने पढ़ा था। मिनिमम पब्लिक होल्डिंग में क्या था? इसको 3 साल के अंदर अगर उसको कम हो जाती है 90 से 25% तक वो लानी होती है। 25% प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं, सॉरी 25% उन लोगों का रहना चाहिए, पब्लिक का रहना चाहिए 25% इनका। तो बस यहाँ पे बोला स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज द प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग बट सब्जेक्ट टू दोज कंप्लायंसेस। कि आपको मिनिमम होल्डिंग जितनी पब्लिक को रखनी है वो तो रखनी है ना, आप इंक्रीज अपनी होल्डिंग कर रहे हो करो, बट
ऑफ कोर्स लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ द कंप्लायंसेस, जो भी आपके कंप्लायंसेस होंगे उस हिसाब से। पॉइंट समझ में आ रहा है? CFC क्या था? मुझे याद नहीं है। Substantial acquisition of share and चैप्टर 1 है वो। Substantial acquisition of shares and takeovers। यहाँ तक ठीक है। उसके साथ में लिख लो, मान लो अगर जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट पॉइंट में ये एग्जांपल लिख लेना कि अगर मान लो पब्लिक की होल्डिंग है 500 शेयर्स और प्रमोटर को भी की होल्डिंग है 500 शेयर्स, तो टोटल तुम्हारे शेयर कैपिटल कितना है? 1000। अब मान लो इफ़ आई बाई बैक, आई विल बाई बैक पब्लिक का शेयर होल्डिंग, तो अगर मैंने पब्लिक की 500 शेयर होल्डिंग में से बाई बैक कर लिया 200 का, बचा यहाँ पर 300, तो टोटल होल्डिंग कितनी रही? 800 की, है ना? टोटल होल्डिंग, टोटल कंपनी की होल्डिंग ये 5 700 नहीं 6 7 हाँ 8 ना, 700 ही ना, 500 प्लस 200 बाय बैक करी ना हमने, 200 बाई बैक कर लिया ना। तो वो कंपनी के नाम हो गई ना। कंपनी की नहीं निकाली तो वो देख अभी अभी हमने जो लिखा टोटल कैपिटल इसका कितना रहा, जो बाय बैक हो गया वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो अगर अच्छा। मैंने, अब समझ में आया? तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल में पब्लिक और कंपनी का, प्रमोटर का, दोनों का मिला के देखूंगी। प्रमोटर के पास अभी भी 500 ही है और पब्लिक का लेकिन हमने 200 से घटा दिया, तो यहाँ पर 300, राइट? तो टोटल आपका ये 800 हो गया। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है एग्जैक्टली कि कंपनी के पास अभी भी उतने ही हैं, कंपनी के शेयर्स नहीं बढ़े हैं, पर अगर आप फिर भी टोटल देखोगे तो टोटल के हिसाब से परसेंटेज कंपनी का बढ़ गया, राइट? तो हम उस तरीके से परसेंटेज बढ़ाते हैं, ना कि कंपनी और शेयर्स खरीदती है अपने नाम पर। हम शेयर्स बायबैक जब करते हैं तो लेकर एक्सटिंग्विश कर देते हैं, हम उनको रखते नहीं हैं। इसलिए ही हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर आपका 50% था, 50% था, ठीक है, कंपनी को अगर अपनी होल्डिंग बढ़ानी है तो इस तरीके से बढ़ाएगी कि अब 800 के अंदर परसेंटेजेस चेंज हो जाएंगे मतलब तुम्हारे। क्लैरिटी? तो इनको बायबैक करके फायदा क्या होता है? मतलब भी इनका तो मार्केट कैपिटल ही डाउन जा रहा है। मार्केट कैपिटल नहीं डाउन जा रहा ना, 1000 से प्राइस 800 नहीं तो होगा। अर्निंग पर शेयर तो ज़्यादा ही हो गई ना, हाँ, पर फिर भी वैल्यू तो उतनी रही ना। तो सोच के देख कि तू अर्निंग अब ज़्यादा करेगा पर शेयर पर, अर्निंग पर शेयर से ज़्यादा हो जाएगी। बोनस का फायदा होता है ना उनके पास, कंपनी का हर चीज़ में वैसे वैसे फ़ायदा होगा और बाकी कंट्रोल कंपनी के पास आ गया तो नुकसान नहीं है। दोनों तरीके से कंपनी का फ़ायदा है। प्राइजेस भी बढ़ गए क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीदा होगा जब आपने बायबैक किया होगा। साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखते हो कि जो भी आप बायबैक कर रहे हो, आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायबैक कर रहे हो कि भाई हाँ 50% से हम लोग ज़्यादा अपने पास, प्रमोटर्स चाहते हैं कि हम 50% ज़्यादा अपने पास रखें। इससे फ़ायदा यही होगा कि एग्जैक्टली कोई बाहर से मान ले ओपन ऑफर करके शेयर्स हमारे खरीद ले तो उस चीज़ का भी डर लगा रहता है लोगों को। इसलिए हम लोग 50% अपने पास रखते हैं ताकि कोई बंदा हमारी कंपनी इनडायरेक्टली ना अक्वायर कर ले। तो ये जो तुम्हारा तरीका है ना, अब इसके अगर देखा तो कंपनी की शेयर कितना हुआ यहाँ पर, अब कंपनी का शेयर कितना हुआ टोटल, तो कंपनी का भी 500 ही है अपॉन, लेकिन 800 हो गया टोटल कैपिटल क्योंकि 800 है, ये इंटू 100 कंपनी का शेयर हो गया और अपना प्रमोटर्स का, सॉरी प्रमोटर का नहीं पब्लिक का, 300। ठीक है। पॉइंट समझ में आया सबको? तो परसेंटेज कंपनी के हाथ में, परसेंटेज प्रमोटर्स के हाथ में पड़ेगा। सो दैट इज हाउ वी आर स्ट्रैटेजिकली इंक्रीजिंग प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। पॉइंट क्लैरिटी? अगला टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, इसका भी एग्जांपल लिख लो। अर्निंग पर शेयर कैसे इम्प्रूव हो रही है? अगर मान लो यहाँ पर बाय बैक करेंगे तो फिर नंबर ऑफ हाँ, शेयर होल्डर्स कम हो वही जाएंगे है। ना डिविडेंड लेने के लिए। प्रमोटर का 80% है, पब्लिक का 20% है। अब इस तरीके से आप होल्ड कर रहे हो, तो अगर आपको ईपीएस बढ़ाना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है, तो आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखते हो। और इफ एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा नेट प्रॉफिट है मान लो 10 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर ट्रेडेड इन द मार्केट आर 10,000, तो तुम्हारा इस वक्त ईपीएस क्या आएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इसी से ही अर्निंग पर शेयर आ गई ना। गेटिंग द पॉइंट? तुम्हारा पूरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स देयर आर इन द मार्केट, तो उसके वजह से आएगा क्या? अर्निंग पर शेयर, ठीक है। पर शेयर का कितना अर्निंग है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, ये तुम्हारा कितना आ गया अभी? 100, ठीक है। पॉइंट समझ में आया?
10 लाख अपॉन 10,000। कुछ किसी को भी डाउट है? क्लैरिटी? तो अगर बाय बाय करेंगे तो हाँ। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे तो ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो मैंने बाय बैक किया और बाय बैक करके इफ आई बाय बैक 20%, ठीक है, अब 20% अगर बाय बैक करें तो बाय बैक किससे करेंगे? पब्लिक से ही करेंगे ना, प्रमोटर से तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर मान लो उल्टा नहीं लिख दिया मैंने, 400 शेयर हमने बायबैक कर लिए। 400 कर लेते हैं, चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। चल 2000 इसका कर लेना ना, 20% 10,000 का ही होगा ना। तो 20 बायबैक अगर 20% किया तो वो तो टोटल कैपिटल का ही होगा। तो मान लो तुमने 2000 शेयर्स खरीद लिए वापस, अगर 2000 वापस खरीद भी लिए, बायबैक कर भी लिए, तो इसके करोगे कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से, राइट। तो पब्लिक की होल्डिंग अगर इस वक्त तुम्हारी टोटल, चलो वैसे कर लेते हैं, तो तुम्हारी टोटल होल्डिंग कितनी होगी? पब्लिक इस वक्त जाने भी देते हैं, टोटल होल्डिंग कितनी होगी? 8,000 हो गई। तो ईपीएस उस हिसाब से आ जाएगा अभी 10 लाख अपॉन 8,000, राइट। पहले 10,000 कर रहे थे ना, तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ के 125 कुछ आ जाएगा। बताओ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके ना इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। क्या? हाँ, तो इसलिए कैलकुलेटर लेके जाना, बाकी सब तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला थर्ड वाला, टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड टू एनहांस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। ये एग्जैक्टली बाकियों के साथ हो गया, सिंपल। इसका कुछ न्यूमेरिकल करने का जरूरत नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये इवेंचुअली इससे से फर्क पड़ जाएगा कि अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ गया है, आपको दिख ही रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू सब कुछ बढ़ रहा है। इवेंचुअली तुम्हारा पर शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो सारे शेयर होल्डर्स के ज़्यादा प्राइसेस है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। अगला तुम्हारा फोर्थ है, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, ठीक है। टेक ओवर बिड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्टाइल बिड्स, यानी कि कोई इंसान जब आपके शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदता है, अनवेलकम्ड बिड्स हैं वो, और वो खरीदना चाहते तो खरीद के पंगा ही है ना। अगर बंदे ने मार्केट में मान लो तुम्हारी होल्डिंग 80% मतलब बांटी हुई है तुमने, और कोई बंदे ने अगर 51% खरीद लिया, तो तुम तो गए, राइट। यू विल हैव टू बी सब्सिडरी ऑफ सम अनदर कंपनी, सम अनदर पर्सन, करेक्ट। तो इधर हमने बस एग्जैक्टली यही बोला है कि अगर हम 51% होल्डिंग अपने पास रखते हैं, तो एटलीस्ट ये अनवेलकम बिड्स का हमको डर नहीं है। आ रहा है समझ? नेक्स्ट तुम्हारा फिफ्थ, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स एंड अलाउ प्रॉफिटेबल डिप्लॉयमेंट। वो पॉइंट नहीं है एनहांस कंसोलिडेशन का फोर्थ पॉइंट क्या है एनहांस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। हाँ जी। हाँ है, पर ये रहने दो, ये बड़ा ना, इसमें तो हम ना ये कुछ 10 पॉइंट्स है ना, इसमें से 8 ही मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 मार्क हो गया, फोर्थ अनवेलकम वाला हो गया, हाँ जी। बढ़िया। फिफ्थ सरप्लस कैश हो गया, ये सब समझ में आ रहा है ना अच्छे से, इसीलिए ऑप्टिमम कैपिटल रहने दो, समझाना पड़ेगा उसको, औखा हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव सिक्स्थ वाला, मतलब 8th वाले पॉइंट को 6th बनाओगे, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशंस। बताओ, बेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस को बचाना, शेयर्स अगर मार्केट गिर रही है, डूबते हुए तुमने शेयर्स को बचाना। तुमने हाँ, तो अगर तुमने शेयर्स जो नीचे जा रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है, और तुम द कंपनी बाइज इट एट सम प्रीमियम अमाउंट। देखो, कंपनी कभी भी बाय बैक करेगी तो 0 पर या फेस वैल्यू पर नहीं करेगी। बाय विल द कंपनी पीपल बी एंटरटेन ना, कि क्यों बेचे हम, अगर मार्केट में उसी प्राइस पर बेच रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली वही होगा कि भाई कंपनी विल बाय एट अ प्रीमियम, जिस प्राइस पर शेयर्स खरीदे जाएंगे उस हिसाब से तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो डाउनफॉल वाली मार्केट में शेयर्स का प्राइस कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? हाँ, टू रिसीव इक्विटी मोर एफिशिएंट, टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। एफिशिएंटली होगा क्या मतलब हुआ? बहुत आसान, सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंटली को पता है एक्चुअली मतलब क्या है? टू पे मोर डिविडेंड्स। सर्विस द इक्विटी का इको पे मोर डिविडेंड्स, ठीक है। ये क्या हुआ कि अगर आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई या नंबर ऑफ शेयर जो बटे हुए हैं वो कम हो गए, तो आप पर शेयर का ज़्यादा डिविडेंड दे पाओगे ना। तो बस ये
नेक्स्टली तुम्हारा टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडरवैल्यूड और आर थिनली ट्रेडेड। बढ़िया। सॉरी पक्का कुछ डाउट? अगला तुम्हारा है प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बड़ा आसान नहीं, आसान ही है ना। माफ करो, क्या है इसके अंदर कि अगर कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करना चाहती है तो कहाँ से करती है? सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? न्यू सिक्योरिटीज। बस मान सेम इक्विटी नहीं इशू कर सकते हैं ना, प्रेफरेंस और वो कर सकते फर्स्ट एबीसी पॉइंट समझ में आया? बायबैक की समझ आ रही है तुमको? तो फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम या इशू ऑफ फर्दर सिक्योरिटी से तुम खरीद सकते हो। पर तुमको याद है ना, ये प्रेफरेंस शेयर का सेम प्रेफरेंस शेयर इशू करके पिछले वाले प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीद सकते। हाँ वो वही एग्जैक्टली लिखा हुआ है नीचे वाले थोड़ा याद है लेकिन बता दो दोबारा। वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि अगर जो टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो भी आपने बायबैक करने हैं वो सेम वाले और इशू करके दूसरे वाले बायबैक नहीं कर सकते। यूजुअली क्या करते हैं लोग, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का यूजुअली क्या होता है, जो टेन्योर होता है वो लिमिटेड होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है एग्जैक्टली अगर आप मान लो कि अगर मेरे पास रिडीम करने के लिए नहीं है पैसा, तो मैंने क्या किया, मैंने को बोला कि अरे आप हम कर देंगे रिडम्पशन, आप रुको। हमने क्या किया, उन्हीं को ही नए प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए और उन्हीं पैसों से पुराने वाले वापस ले लिए। तो इससे क्या हुआ कि मैंने एग्जैक्टली और कुछ नहीं किया। अगर मैंने तुम्हारा लोन देना है तो मैंने इनसे लोन लेकर तुम्हें चुकता कर दिया, तो मेरा लोन तो अभी उतना ही है ना, बस बंदा बदल गया। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि ऐसा नहीं आप कर सकते। आप सेम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकते बाय इशूइंग अनदर शेयर्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, क्लैरिटी है? बताओ कोई कहीं पर कोई डाउट है? यस मैम। क्या कितना कटवाओगे आप इसमें? कटवाएंगे सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018 800 बस। अब उसके पहले के कंडीशंस पढ़ते हैं, पढ़िए। सबने पढ़ लिया? चलो फर्स्ट पॉइंट, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। आसान, आर्टिकल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे बाइंडिंग लिखे होते हैं। कंपनी का एमओयू। ठीक है। बी पॉइंट, द बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इज अग्रीमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन। आइडिया कुछ? जो बोर्ड मीटिंग में होता है जो वेरी गुड, एग्जैक्टली 75%। अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रटवाया है मैंने स्पेशल और ऑर्डिनरी। स्पेशल रिपोर्ट था 100 यूनिक तरीके से क्या। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, पूरी बुक में ही था। अच्छा अब देखो कैसे होता है ना, व्हेन यू मेक अ डिसीजन इन द बोर्ड रेजोल्यूशन में डिसीजन लेते हो या तो जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन लेते हो। ठीक है, बोर्ड में रेजोल्यूशन लेना कोई आसान बात है, सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं, आपस में डिसीजन लेते हैं, काम खत्म होता है। यहाँ पर जब हम कई बार स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मोस्टली इट टॉक्स अबाउट अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में मतलब क्या होता है, जो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअली मिलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है, पर वो लोग यूजुअली एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग्स, वो एनुअली मिलते हैं और वहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उन डिसीजंस में ना आपको सिर्फ 50% मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट 75% मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी। ठीक है, तो बस हम यहाँ पर वही स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर जनरल मीटिंग में 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो फर्स्ट वाला, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बट इफ द बायबैक अमाउंट्स टू 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, तो फिर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन। ठीक है, 7 दिन का नोटिस जाता है, तुमने अभी पढ़ा है? ठीक है, 6 महीने। वो तो मेरे को पर्सनल
लिमिटेशन, इसको लिमिटेशन के तौर पर पूछते हैं, जो पढ़ रहे हो ना तुम कंडीशन को लिमिटेशन के हिसाब से पूछ लेते हैं कई बार, तो समझ ही नहीं आता कि क्या है। तो यही हो जाएगा कि वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये वाला पॉइंट के पूरा ये पूरा ये तो हो गया, हमने लिख लिया। तो 10% से above then SR, तो 10% से बोर्ड रेजोल्यूशन से कितना हो सकता है? only 10% 10%, maximum 10%. 10% ऑफ Shareholder टोटल शेयर पेड अप कैपिटल capital. प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इस चीज़ का फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने लिखवा Free दिया। reserve में नहीं आ जाता security premium. यूजुअली आ जाता है, पर अगर कहीं अलग से दिया हो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, यस ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब अगर शेयर होल्डर से बात करनी है, ठीक है, तो शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन से तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो। जो हमने अभी भी देखा ना स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो शेयर होल्डर का होता है। अगर तुमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है तो तुम बायबैक कितनी लिमिट तक कर सकते हो? 10% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स। ये सब अमाउंट, ये वाली अमाउंट दे रखी होगी और 10% निकालना है। अगर तुमने सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है तो 10% तक का बायबैक आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास किया है तो दो टाइप का है। एक या तो तुम्हारा इसको करो ईयरली और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी। ये कौन है इतना? सब लिखा हुआ है अंदर, अभी मैं कह रही हूँ यहाँ पर लिखना बड़ा करता हूँ। 25% और पेड, ठीक है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर फ्री रिजर्व नहीं लिख रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान रखना। पेड अप अच्छा ये वो वाली लिमिटेशन है, मुझे पता क्या है कौन सी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज। ये सिर्फ 25% ऑफ पेड अप है। और जो थ्रू आउट लाइफ है वहाँ पर दोबारा हो जाएगा कि 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया? सिर्फ 25% ही कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक लिख लिया। एक ना ये जो है ना थ्रू आउट लाइफ में, इसमें एक और चीज़ मुझे लिखवानी है। अगर वो मैं ऐसे कर देती तुम्हारा देखना क्या करता है वो। ठीक है? ये लिखा था किसने इलस्ट्रेशंस? लिख ले रहा था, बाद में लिखना, मेरे मुख से लिखना। यहाँ तक ठीक है। अब ये इधर तुम्हारा इसके नीचे से फ्लो चार्ट बनाना, नीचे और दो जाएंगे और लिखना डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टैंडअलोन या तो कंसोलिडेटेड। ये थ्रू आउट के नीचे ये दोनों चीजें सिर्फ थ्रू आउट के नीचे, हाँ ठीक है। साथ में हो यहाँ तक? Excited हो ना? हाँ जी, हाँ जी। स्टैंडअलोन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेन आपका कोई हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है या जो हेड वाला है ना, मेन वाला कंपनी, होल्डिंग कंपनी भी बोल सकते हो आप उसको। तो अगर जो होल्डिंग कंपनी होगी सिर्फ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, यानी कि जिस कंपनी की हम बात करें सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी, वही कंपनी की।
अगर आप कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो सबकी टोटल आएगी आपके, अगर साथ में कंसोलिडेटेड यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, ये साथ साथ लिखना, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी कंपनी, सारे, ठीक है। आपके साथ जो भी कंपनी एसोसिएटेड है सबका टोटल अकाउंट्स। ये हमने क्यों किया? 25% निकालना। हाँ, तो हम अब ये दोनों हमने देखा कि आपका क्या एग्जैक्टली सिस्टम चल रहा है। आपका स्टैंडअलोन, HCA क्या है? होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। आगे क्या है? स्टैंडअलोन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, Last मेन होल्डिंग वाला कंपनी। लास्ट वाला ये सब्सिडी। हाँ, यहाँ तक लिखा। अब इतना समझ में आगे अब हमने किया क्यों? क्योंकि इसमें से अगर मान लो कंपनी का खुद का एक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साथ ही साथ कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, इसमें से जो लेस होगा ना, whichever is लेस होगा ना, उस लेस का 25% करेंगे। लिखो इसको बराबर से और एक्सप्लेन करते हैं। HCA, कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब्सिडी। मेन होल्डिंग कंपनी। बहुत आ रहा है ना। कोई नहीं। लिख लिया? आप समझोगे एक बार फटाफट से पूरे चार्ट को, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फोन आ रहा है आपको। लिमिटेड वीडियो रुक जाएगी ना, नहीं रुकेगी। आवाज नहीं आएगी जहाँ पर फोन आ रहेगा। काट दो ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो पिछली बारी तो नहीं हुआ कभी। आपने कोई वीडियो सुनी है? हाँ ऐसा है? क्या? कोई वीडियो सुनी है आपने? अच्छा। हाँ, मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि अरे हाँ। आप देखना, इसको रोकना, देखो कि आवाज आई थी कि नहीं आई। अच्छा पहले 27 minutes। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ बायबैक प्लीज पढ़ते हैं। हम बायबैक के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड प्लीज। बहुत पहले अभी यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पर क्या बोला एग्जैक्टली कि आपको बायबैक करना अलाउड है, ठीक है। पर एक हद होती है जहाँ तक आप बायबैक करोगे, कितना बायबैक करोगे सब चीज़ का। अगर आप शेयर होल्डर्स को पूछ ही नहीं रहे, अपनी मर्जी से बायबैक कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप कितना बायबैक कर सकते हो? सिर्फ 10% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व्स, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूजुअली फ्री रिजर्व्स के अंदर होता है, नहीं तो अलग से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10% ऑफ पेड अप प्लस फीस प्लस सिक्योरिटी, बढ़िया। इतना तुम बायबैक कर सकते हो बिना शेयर होल्डर को पूछे। अगर तुम शेयर होल्डर को पूछते हो तो तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पूछोगे। यहाँ तक हमको समझ में आ गया ना। शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल वाला, यहाँ पे बोले लिख लो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला 75% वाला, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तुम पूछोगे अगर मुझे इस साल कुछ बायबैक करना है तो मैं किस हद तक बायबैक कर सकती हूँ? मैक्सिमम ईयरली आपका होगा 25% ऑफ दी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ पेड अप, ठीक है। इतना आप अगर उनको पूछ के कर सकते हो ईयरली, इसकी लिमिट है, इसके ऊपर तो और जाएगा ही नहीं। लेटर ऑन अगर आपको करना है तो कंपनी की जितनी भी लाइफ है उसके अंदर और उनको बायबैक्स करने हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिमिट कितनी है? 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, बढ़िया। इस वाले के लिए सिर्फ थ्रू आउट वाले के लिए बोला कि किसका 25% तो ठीक है, पर किसका 25%, राइट। तो वहाँ पर हमने लिमिट अलग से निकाली दोबारा कि देखो अगर आपकी खुद की अकेली कंपनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड है तो उस हिसाब से देख लेते हैं। अब तुम्हारी कंसोलिडेटेड कंपनी होगी ना तो ही जाके ये वाली सिस्टम है, नहीं तो सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो इफ यू आर अ कंपनी विच हैज अ सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, तो ऐसा करते हैं पहले उसके हिसाब से 25% निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक किया, उसके हिसाब से निकालते हैं। दूसरा हमने बोला कि आप जो जिस कंपनी में बायबैक हो रहा है, ठीक है, उसका अकेले का भी 25% निकाला हमने, वो मेन कंपनी का भी। दोनों में से जो सा वाला 25% कम होगा ना वो वाला 25% की लिमिट मानी जाएगी।
पॉइंट समझ में आया? एकदम कहीं पर कोई भी डाउट है बताओ, एकदम क्लैरिटी है? तो वैसे ऑब्वियस नहीं है कि ज़्यादा हमेशा जरूरी नहीं है, मान ली कंपनी लॉस में है तो लॉस के माइनस करवाएंगे। एक यहाँ पर ना नोट्स लिख लो, साथ ही साथ इसके ये प्लीज लिख दो, काम की चीज़ है। छोटी छोटी 4 लाइन्स लिखवानी है मेरे को, 4 मिनट की नहीं। एक तो वही है फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, लिखनी तो जरूरत है तो नहीं चलेगा जो भी। इस चार्ट के साथ ही लिख लेना साइड में कहीं पर अगर जगह है तो, कहीं पर कोने में ना इस चार्ट के साथ ही लिख लो, पूरा का पूरा एक चीज़ यहीं पर इकट्ठी हो जाएगी। फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा छोटा सा लिखना है बस। दूसरा बायबैक ऑफ ओनली फुल्ली पेड शेयर्स। बायबैक किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स का, पार्टली का भी नहीं होगा, ठीक है? अगर मुझे शेयर्स बायबैक करने हैं तो जो फुल्ली पेड होंगे वही बायबैक होंगे। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? अच्छा एक चीज़ का ध्यान दो, अगर मैंने कहा कि बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड का होगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि 10% 5% इसके अंदर भी आप सिर्फ फुल्ली पेड लोगे, इसके अंदर पार्टली पेड भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेड अप लिखा है ना, यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है। पॉइंट समझ? लिमिट्स के लिमिट्स के नहीं तुम, हाँ मतलब ये 10% ऑफ ये लिमिट आ जाएगा, पर तुम एक्चुअली बायबैक जो करोगे वो 10% ऑफ ये जितना भी तुम कर रहे हो सिर्फ फुल्ली, पॉइंट इज कि बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स का होता है, ठीक है? अगर तेरे कंपनी में 20 रुपये फुल्ली पेड शेयर्स हैं तो 30 का बायबैक कर ही नहीं सकती, भले 10% की लिमिट अलाउ करती हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बायबैक हमेशा फुल्ली पेड शेयर्स का होता है। लिमिट कैलकुलेट करते वक्त तुम फुल्ली और पार्टली पेड जो भी रखते हैं, जहाँ पर फुल्ली लिखा है वहाँ पर फुल्ली है, बाकी नहीं है। दूसरा सॉरी थर्ड वाला द पार्टली पेड, जो मैंने अभी कहा वही लिख लो, द पार्टली पेड विल बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट टोटल पेड अप। चलिए मैं इसका क्वेश्चन दे रही हूँ, समझ आ गया ना? थर्ड और फोर्थ पॉइंट बस 3 से तीसरा यही 3 थे। यूजर इंक्लूड सेकंड बायबैक ओनली फुली पेड शेयर और तीसरा Partly paid will be considered to calculate total paid up. लिखा दिया क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट्री में चल चलो देखो बैलेंस शीट के अंदर पहला इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है? 3 करोड़ each 30 करोड़ के तो ये हो गए। दूसरा इक्विटी शेयर्स हैं 2 करोड़ 10 और 5 पेड अप, ठीक है? यहाँ पर तो 20 है ना। अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो बैलेंस शीट में तो पूरी अमाउंट आएगी, भले पेड कम होगा, ठीक है? कैपिटल में सब कुछ आएगा। दूसरा बंदे का प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 करोड़ इंटू 10 कर लो 20 करोड़। FR 10 फोर्टी हाँ, फोर्टी और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिया हुआ है, इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, ठीक है? 10। ऐसा क्या है मैम? फ्री रिजर्व हाँ जी, ठीक है? यहाँ पर आपके पास कैश लिख लो, बड़ा हुआ है, सिर्फ काम नहीं इसका कुछ खास, 30 करोड़, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया?
क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा यहाँ पर, वो एक तो चीज़ तो नोट आ जाएगी तुम्हारी कि बाय बैक कर रहे हैं कैश का क्या मतलब होता है कि कैश या फिर अकाउंट Asset. मोड में कुछ कैश है ये एसेट्स वगैरह एसेट्स वाला नहीं बैंक में वो जब बैंक हम में pay जो कंपनी करते के कैश हैं, पास हैंड वाला जो होता है। लास्ट एंट्री नहीं करते थे हम, जब उनको पे करते हैं तब ये काम आता है वो तो Cash. है, लेकिन कंपनी के पास कैसे अरे, नोटों में होता है फिर कैसे बैंक में बैंक में ही होता है। वो कम है इससे कैसे करते हैं ठीक है, कौन सा वो क्या लिखा है? एस पेड अप 5 रुपीस पे प्लस 5 का सिर्फ पार्टली पेड है ना, ये मतलब 10 का है, 5 पेड है। ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसे लग रहा था। ठीक है, अब ठीक है, अब एक लिख लो, बाय बैक हो रहा है एट प्रीमियम ऑफ ₹90 पर शेयर। तीसरा लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। कैलकुलेट या तो भी कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स, लिख रहे हैं मैम लिख तो दिया ना इसमें। number of shares that can be bought back in सब केस में, हाँ, Premium of 90 rupees per share. So, हाँ जी। ठीक है, that can be bought back by board resolution, पूरा सारे लिखने हैं by मतलब, BR और SR by shareholder का resolution yearly और CB by shareholder का resolution life। बताओ, फटाफट ये सवाल लिखो और सुबह इसका जवाब ढूंढे। ये 10-10 करोड़ हाँ हाँ हाँ, दिमाग लगाओ। 10% ऑफ पेड बोर्ड, अगर बोर्ड रेजोल्यूशन वाला करना होता तो कैसे करेंगे? यहाँ तक सबने लिख लिया। अगर अब तुम सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है, तो पहला तुम्हारा by board resolution 10% of अलाउड कितना होगा total तो paid up 20 plus 30 50 50 प्रेफरेंस शेयर तो नहीं लेते ना 50, पेड अप में 75, क्या क्या आएगा? 7 करोड़ आ गया इसका में 30 + 20 + 10 + 10 30 + 20 नहीं आएगा मुझे, क्यों पेड अप सिर्फ, Calculation- अरे मतलब प्रेफरेंस का नहीं आएगा। प्रेफरेंस का तो ले ही उसका ऊपर का ले रहे हैं ना अच्छा, इन जो दोनों का part में। 10 हाँ जी, हाँ, 70 करोड़ हो गया 70 करोड़ का 10% 70 कैसे हुआ? 50 लाख शेयर हम बाई बैक कर सकते हैं ना बोर्ड रेजोल्यूशन में। मैम क्योंकि पार्टली पेड अप को भी तो लेंगे ना एक बार की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, 30 + तो 20 सिर्फ पार्टली पेड लेंगे ना, ये देखो 20 है तो आप यहाँ पर 10 आएगा ना, अच्छा अमाउंट लेंगे क्या सिर्फ ठीक है पार्टली पेड ही लेंगे ना, जितना पेड है उतना ही लोगे ना कंपोनेंट। मैं वही तो कह रही थी, सिर्फ पेड वाला कंपोनेंट आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो अगर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से करना है तो आपको अलाउड वाला कितना है? 7 करोड़ हो गया 7 करोड़ में से 10% 6 करोड़ है ना हाँ, 10% ऑफ ब्रैकेट में तुम्हारा ये 30 + 10 तुम्हारा पेड अप आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, वाला अगर चाहिए तो, +10 तुम्हारा फ्री रिजर्व आ गया, +10 तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ये सारी चीज़ें आई, इनका टोटल करके तुम लोग 10% करोगे, राइट? तो 30 10 10 10, राइट? which comes down to 6 करोड़। कॉस्ट पॉइंट समझ में आया? अभी जो 6 करोड़ तक आ गया, सब लोग पहुंच गए 6 करोड़ तक। ये जो 6 करोड़ है ये क्या है? ये वैल्यू है वैल्यू जितने का बायबैक किया जा सकता है। ठीक है, हमने अब तक सिर्फ वैल्यू निकाली है, तो लिख लो 6 करोड़ इज द वैल्यू द कंपनी कैन बाय बैक, वैल्यू अप टू विच लिख दो, बोले द वैल्यू अप टू विच कंपनी कैन बाय बैक
एवरीबॉडी विद मी? ठीक है, तो अब अगर तो हम मार्केट से वो कितने शेयर उठा सकते हैं, उसके लिए हम वो वही- डिवाइड करते वही हैं ना मैं- 100 रुपए को, हाँ। है ना? अगर आपको बायबैक का प्राइस कितना है, कितने शेयर्स पे आप बायबैक कर रहे हो, 100 रुपए। कैसे कर रहे हो? 90 का प्रीमियम है ना, देख बायबैक एट प्रीमियम ऑफ 90। जो प्रीमियम होता है वो अकेला तो कहीं नहीं जाता, प्रीमियम के साथ फेस वैल्यू तो हमेशा होती ही है। फेस वैल्यू यहाँ पर हर जगह पर हमने 10 बोली हुई है, राइट? तो आपका बायबैक का प्राइस होगा 10 प्लस 90 का प्रीमियम यानी कि 100, ठीक है? तो अगर तुम्हारे 6 करोड़ की वैल्यू है बायबैक की, तो एग्जैक्टली अगर तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स जो बॉट बैक हो रहे हैं वो कितने होंगे? 6 करोड़ तक की वैल्यू तुम कर सकते हो अपॉन 100। बस हम नंबर लग लग प्रीमियम ऑफर 6 लाख। आया सबका? तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज 6 lakhs। बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया क्या हुआ एग्जैक्टली? 10 रुपए की चीज को लेस करे थे आपने। ये फेस वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम अकेला कहीं नहीं जाएगा। बताओ, एकदम क्लैरिटी है? हर्षित एकदम क्लियर है? कुछ कहीं पर डाउट है बताओ। नो मैम। बोलते रहूँगा। क्या करते हैं? आपको चक्कर कर भी देंगे। यहाँ तक अब शेयर होल्डर के अप्रूवल के हिसाब से देखो, अगला वाला करो। चलो 10 करोड़। वेरी गुड। कौन सा लेगा? ये दोनों ईयरली और टू लाइफ का। बोर्ड रेजोल्यूशन का 10% वाला किया ना हमने। अगले वाले तो 6 करोड़ का हमारा 25% हो जाएगा। 15 नहीं आएगा? 15 करोड़ आएगा ना? 15 करोड़ का इसका आंसर आएगा, लेकिन लाइफ वाले का आएगा ना, क्योंकि जो ईयरली है उसका तो हमने बोला ना सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। चाहिए इसमें। थोड़ा सा बता चले। 25% और 40 करोड़ है ना? ओके मेरे को लगा टूट ना गया कुछ। सच में इसका वो थोड़ा सा सोचिए इसी का रिमोट। इसको रखूंगी घर में सही पड़ेगा। नीचे आप तो गिरा दिया और हाँ। अब रख दो अब क्या बात है? ओके तो दोबारा ना ये लेना, अभी तो किसी के ऊपर यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन प्लीज। हाँ ऐसा बताओ इसका नहीं बोल। तुमने खराब कर दिया है। हिंदी का खराब हो गया इसमें। बस मैं क्या नहीं करता। हिंदी निकल गया। ऐसे हुआ आगे अगला बी वाला हुआ। सी वाले में 25% किसका करना है? सबका मैंने छुपा ही ना रखी। मैं देख रहा था। जो पहले दिया था हमने ए वाले में। हाँ सबका मतलब 6 करोड़ का जो ए में किया था। जो ये इस चार्ट में देखना क्या लिखा हुआ है, ईयरली हुआ तो सिर्फ पेड अप है। तूने किसका किया? सबका क्यों किया? सिर्फ पेड अप पकड़ना है किसमें? बी वाले में। बीवी पूछ रही था बी में सिर्फ ईयर 25% का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ पेड अप। तो फ्री और वही 5 भी सिक्योरिटी करेंगे। 4 भी करेंगे ना, 4 पार्टली पेड है ना वो। वो तो डाल दिया मैंने 6 मांगे से 5 नीचे भी पे किया 1 करोड़ एक करोड़ 10 करोड़ क्या? याद
10 करोड़ कैसे दिया है? पार्टली में ये हाँ 10 लिया था, हाँ ठीक है ठीक है। वही तो बता रहा है बस। हाँ तो 30 + 10 ही आएगा ना, तो 40 हुआ ना, 50 कहाँ से ला रहे थे? मैम इस लेसन को कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम ये सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा? नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो बोला ही हुआ है जो तुम्हारा फर्स्ट में बोला है, बोर्ड रेजोल्यूशन वाले में नहीं बोला 10% ऑफ, तभी मैं साफ साफ लिख रही हूँ, ध्यान नहीं देते तुम। अरे यहाँ 10% देखो। ऑफ पेड अप प्लस लीड टू सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ हो रहा है? लिमिटेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन जहाँ वो लिखा तो हो है गया। उसके नीचे तीनों है ना, शेयर होल्डर के नीचे जो ईयरली बताया उसके अंदर सिर्फ 25% पेड अप है, जो थ्रू आउट लाइफ है स्ट्रोक उसमें लाइफ में बोला आपने निकाला इसको शायद। सारे निकालने हैं, बाय बोर्ड भी निकालना है, बाय ईयरली भी निकालना है, बाय लाइफ भी निकालना है, सारे निकालो, ध्यान से करो थोड़ा। आगे समझ अच्छे से। और स्ट्रोक लाइफ में आपके सारे लेंगे ना? ना घुसता ही नहीं है। हाँ स्ट्रोक लाइफ के सारे लेंगे। हाँ जी हाँ जी 60 पे आएगा। हाँ जी। करंट भी जानते हो देख के। अभी भी ले वो पहले ध्यान रखना। हाँ मेरे को लगा ही था जैसे कि कौन सी कर- कितने की बन गई होगी? 40 मिनट हो गया होगा तो तेरी। ऐसा क्यों ना? अरे वो